हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी की जो वीडियो श्रृंखला चल रही है उसके अंतर्गत हम इसका लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे। ये इसका लेक्चर 3 है और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके जो पहले के 2 जो लेक्चर थे वो जेनेटिक्स की हिस्ट्री से रिलेटेड थे, अनुवांशिकी की इतिहास से संबंधित थे। तो उस वीडियो लेक्चर को आपने देखा होगा और मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आए होंगे। और उन 2 वीडियो लेक्चर ये आपका वीडियो लेक्चर आपका 4 है। उसके बाद हमने मेंडल्स की बायोग्राफी को समझा था और फिर उसके बाद आज हम इसकी जो है इस श्रृंखला के अंतर्गत हम इसका लेक्चर नंबर 4 कवर करेंगे। तो पहले जो 2 वीडियो लेक्चर थे वो हिस्ट्री से रिलेटेड थे, तीसरा था मेंडल्स की बायोग्राफी से रिलेटेड और इसका लेक्चर नंबर आपका 4 है जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी का। इस वीडियो लेक्चर में हम वोकैब्स को समझेंगे जो जेनेटिक्स से अनुवांशिकी में कुछ शब्दावलियाँ प्रयोग की जाती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि क्या होती हैं वो। तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले उन व्यूवर्स से, उन साथियों से जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है, उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि जब भी हम इन फ्यूचर कोई वीडियो लेक्चर लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से प्राप्त हो सके और वो उन वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें, उन वीडियो लेक्चर से अधिक बेनिफिट प्राप्त कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को और 1 बाय 1 सारे इंपॉर्टेंट वोकैब्स को हम कवर करते हैं जो भी हमने इस वीडियो लेक्चर में इंक्लूड किया है। तो फर्स्ट हम पहले जानेंगे जीन के बारे में, ठीक है। मेंडल ने जीन को जो है जीन ना कहकर उसको फैक्टर यानी कारक शब्द का प्रयोग किया था। तो मेंडल ने कहा था कि जब हम 2 पौधों के बीच में क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने पर जो भी रिस्पॉन्सिबल जो यूनिट होता है, मतलब जो कैरेक्टर्स को कैरी करता है, उसे उन्होंने फैक्टर यानी कारक का रूप दिया था। मतलब किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो उन्होंने यूनिट बताया था उसे उन्होंने फैक्टर कारक कहा। तो बाद में बताया गया कि फैक्टर्स नहीं, जब उसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानकारी प्राप्त हुई वैज्ञानिकों को तो उन्होंने उसको जो है फैक्टर्स को जीन का नाम दिया। तो समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो किसी जीव के किसी भी लक्षण, जब एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारकों को जीन कहा जाता है। मतलब कोई भी कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को जो भी डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, जो भी उसका डिटरमाइनिंग या निर्धारित करने वाला कारक होता है, उसे जीन कहते हैं। या इसके लिए हमने विडल एंड टॉटम की एक थ्योरी को समझते हैं, 1 जीन 1 एंजाइम। 1 जीन का मतलब 1 जीन और 1 एंजाइम का मतलब यानी 1 प्रोटीन मीन्स आपका एनी कैरेक्टर, ठीक है। तो इसके बारे में एक विडल एंड टॉटम ने एक अपनी थ्योरी भी दी थी 1 जीन 1 एंजाइम की। मतलब 1 जीन जो है एक एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या कह सकते हैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करें तो किसी भी कैरेक्टर के लिए, किसी भी लक्षण के लिए 1 जीन की आवश्यकता होती है। मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों को उन्होंने डिस्कस किया था। तो जो लक्षण थे वो 7 थे, ठीक है। और प्रत्येक लक्षण के लिए उन्होंने 2 कॉन्ट्रास्ट उसके फॉर्म बताए थे। तो जैसे हम बात करें पहला जो है फर्स्ट जो है, तो उन्होंने प्लांट की हाइट की बात की थी। तो प्लांट की हाइट यानी हाइट एक कैरेक्टर है, ठीक है। हाइट जो है, हाइट एक कैरेक्टर है और इस हाइट को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो मेंडल ने इसको रिप्रेजेंट नहीं किया था। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो मान लीजिए हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस कैपिटल R के 2 फॉर्म होंगे। एक आपका कैपिटल T की पावर, या इसको ऐसा कह सकते हैं, ये जो कैपिटल R है, मान लीजिए हमारा जो है कैरेक्टर आपका हाइट हो गया, ये कैरेक्टर हाइट है, ठीक है। इस हाइट को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा जो है जीन है। अब इसके हम 2 रूप कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या रूप कर दें इसके, R के पावर कैपिटल T एंड R के पावर स्मॉल t, ठीक है। R के पावर कैपिटल T एंड R के पावर स्मॉल t। ये R के पावर जो कैपिटल T है ये है आपका टॉल के लिए एंड R के पावर स्मॉल t जो है ये है आपका ड्वार्फ के लिए। तो ये हमारा जो जीन है वो कैपिटल R है, इसके 2 रूप हैं, R पावर कैपिटल T एंड R पावर स्मॉल t, ठीक है। इसे एलील कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, किसी भी कैरेक्टर, किसी भी लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल जो आपका डिटरमाइनिंग जो यूनिट होता है या फैक्टर होता है उसे हम जीन कहते हैं। और एक जीन के 2 फॉर्म होते हैं, मेजरली नॉर्मली ऐसे होते हैं। वैसे बाद में जो है आपका मल्टीपल एलील्स के बारे में जानकारी हुई, ठीक है, या पॉलीजेनिक जो टर्म यूज किया गया, तो वो सब चीज़ें हम बाद में समझेंगे। लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो एक जीन के 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म को डिस्कस करके बताया गया था। तो यह है जीन की परिभाषा। तो एक जीव के किसी भी लक्षण को, मतलब कैरेक्टर को जो डिटरमाइन करता है यूनिट या फैक्टर, उसे हम जीन कहते हैं। या इसकी हम दूसरी अगर डेफिनेशन समझें तो किसी भी DNA के, ठीक है, किसी भी जीवधारी का जो DNA होता है उसका एक जो फंक्शनल पार्ट होता है, उसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है उसे जीन कहते हैं। और जीन जो होता है किसी भी लक्षण की वंशागति एवं उसके प्रकटन के लिए उत्तरदायी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि जीन की जो डेफिनेशन है इसको आप समझ गए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अगला जो है पॉइंट वो है क्रॉस। क्रॉस क्या है? तो नॉर्मली क्रॉस हम उसे कहते हैं जैसे मेल और फीमेल को जब मिलाते हैं, उनको मेटिंग कराते हैं, उनका कॉपुलेशन कराते हैं, तो उसे हम या कह सकते हैं नर एवं मादा को लैंगिक रूप से मिलाने की। 1 मिनट जरा रुक जाइए, अब समझ में आ रहा होगा।
किसी जाति के नर एवं मादा को लैंगिक रूप से मिलाने की क्रिया को संकरण कहते हैं, मीन्स क्रॉस कहते हैं। देखिए क्रॉस और हाइब्रिडाइजेशन दोनों अलग अलग टर्म हैं। थोड़ा सा अंतर ये है कि हाइब्रिडाइजेशन यानी जो संकरण है, संकरण हिंदी में देखेंगे तो मीनिंग दोनों का सेम ही आएगा, संकरण ही कहेंगे, ठीक है, क्रॉस। और लेकिन अगर इंग्लिश में देखें तो क्रॉस और हाइब्रिडेशन दो अलग अलग टर्म है। तो क्रॉस नॉर्मली किसी मेल और फीमेल को, किसी जाति के, ठीक है, कोई स्पीसीज है उसकी मेल और फीमेल को अगर आप मेटिंग कराते हैं, उनका आपस में सेक्सुअल कॉपुलेशन कराते हैं, तब उसे हम क्रॉस कहेंगे। लेकिन जब दोनों को हम उनके कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कि एक जो है मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स अलग अलग हों, तब उनको हम क्रॉस कराते हैं, तो उसे हम कहते हैं हाइब्रिडेशन, उसे कहते हैं संकरण। नेक्स्ट अगला देखते हैं, समझ में आ गया होगा क्रॉस क्या है। क्रॉस नॉर्मली जब हम मेल और फीमेल को मिलाते हैं तब उसे क्रॉस कहते हैं। यहाँ पर हम कैरेक्टर्स को ध्यान में नहीं रखते हैं। लेकिन जब मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स एक ही जाति के दो अलग अलग प्रकार के, ठीक है, दो अलग अलग प्रकार के जब कैरेक्टर्स वाले जो है जब इंडिविजुअल को हम क्रॉस कराते हैं, उनका मेटिंग कराते हैं, तब उसे हम हाइब्रिडेशन कहते हैं। अगला है, नेक्स्ट अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हाइब्रिड यानी संकर। तो हाइब्रिडेशन कराने के लिए हाइब्रिडेशन कब होगा? जब मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स अलग अलग हों, ठीक है, एक ही स्पीसीज का हो और वो डिफरेंट टाइप के जो है डिफरेंट जो है कैरेक्टर्स को रखने वाले हों, ठीक है, तब उनको हम क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करने पर जो संतति प्राप्त होगी उसे ही हाइब्रिड या संकर कहते हैं। समझिए, देखिए क्या है लिखा है, आनुवांशिक रूप से भिन्न जीवों का संकरण किया जाता है, मतलब जिनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग है, जब उनको हम क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो यानी उसे हाइब्रिडेशन बोलेंगे। और हाइब्रिडेशन यानी संकरण करने के लिए, संकरण जब हम करते हैं तो जो उत्पन्न संतति होती है उसे संकर कहते हैं। तो आनुवांशिक रूप से भिन्न जीवों का संकरण किया जाता है, तो उनसे उत्पन्न संतति को संकर कहते हैं, ठीक है। इसको हमने क्लासेस में आपको बेहतर तरीके से समझाया है और यहाँ पर हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम हाइब्रिडेशन करेंगे, संकरण करेंगे, ठीक है, जैसे कैपिटल टी को क्रॉस किया मैं स्मॉल टी से, ठीक है, कैपिटल टी ये टाल है, स्मॉल टी ये आपका डॉर्फ है, इनको क्रॉस करेंगे तो F1 में जो कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, वो आपका हाइब्रिड है, वो संकर है। आगे चलते हैं, अगला समझते हैं एलील। एलील या एलिलोमॉर्फ्स क्या है? तो एक ही गुण के दो विभिन्न पर्याय रूपों को व्यक्त करने वाले कारकों को एक दूसरे का एलील या एलिलोमॉर्फ या युग्म विकल्पी कहते हैं। तो एलील को हमने पहले ही समझा दिया है जब जीन को हम बता रहे थे कि कोई भी कैरेक्टर होता है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए एक यूनिट होती है, इसे हम जीन कहते हैं, और एक जीन के दो रूप होते हैं, ठीक है, उसे एलील कहा जाता है। जैसे कि हमने बताया था आर के बारे में कि मान लीजिए आर जो है कोई एक जीन है और इसके दो रूप हैं, आर के पावर कैपिटल टी एंड आर के पावर स्मॉल टी। तो आर के पावर कैपिटल टी, आर के पावर स्मॉल टी, ये आपस में जो है आपका एलील है, ठीक है। दोनों को एक साथ मिला लेंगे तो एलिलोमॉर्फ्स कर देंगे। ये आपका एलील्स एंड एलील अलग अलग है। एलील्स मीन्स आपका दोनों आर पावर कैपिटल टी, आर पावर स्मॉल टी दोनों को साथ में रखेंगे तो ये आपका एलील्स हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपका होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में हो सकते हैं। ये हो सकते हैं आर के पावर कैपिटल टी एंड आर के पावर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इस तरीके से भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है आर पावर कैपिटल टी, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है, इनकी। तो किसी भी, अच्छा इसको और समझते हैं, जैसे यहाँ लिखा है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एलील। एक जीन के जो विकल्पी रूप होते हैं उसे एलील कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये मेंडल ने जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लिए थे मटर के, तो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हो गए तो 7 जीन हो गए, और 7 जीन हो गए तो 7 इंटू 2 यानी आपका 14, यानी का 14 प्रकार के जो है आपको एलील मिलेंगे उसमें, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप इसको, क्या एलील क्या है या एलिलोमॉर्फ्स क्या है। आगे चलते हैं, अगला जीन लोकस। जीन लोकस क्या है? तो क्रोमोसोम को जो हम पढ़ाएंगे आपको डिटेल में, जब गुणसूत्र बताएंगे तो बताएंगे किसी भी कैरेक्टर्स, जैसे मान लीजिए एक मिनट जरा बताते रहें, जैसे ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, गुणसूत्र है, ठीक है। तो गुणसूत्र हमेशा पेयर्स में होते हैं, जोड़े में होते हैं। हमने ये भी आपको बताया था, गुणसूत्र हमेशा पेयर्स यानी जोड़े में होते हैं, क्योंकि एक मेल और एक फीमेल यानी एक मदर और एक फादर साइड से आता है, ठीक है। तो मान के चलिए हाइट की बात करें तो हाइट का अगर जीन अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो सेम जो दूसरा उसका जो साथी है, जो उसका पेयरिंग जो क्रोमोसोम है जो उसके साथ में जो रहता है गुणसूत्र, तो उस पर भी वही उसी सेम लोकस को कैरी करेगा। तो लोकस जो है, लोकस का मतलब स्थान होता है, किसका स्थान? तो जीन का स्थान, ठीक है। तो एक गुणसूत्र पर जीन की जो स्थिति होती है उसे हम लोकस कहते हैं। ये लिखा है गुणसूत्र पर वह स्थान जो किसी एकल जीन या युग्म विकल्पी को प्रदर्शित करता है उसे जीन लोकस कहते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे जीन लोकस क्या है। तो एक क्रोमोसोम में एक गुणसूत्र पर, अब देखिए जो है साइट जो है एक, जैसे मान के चलिए हमने हाइट की बात की, जैसे मान के चलिए ये यहाँ पर हाइट का जीन है, तो सेम इसका जो साथी होगा वहाँ उसका भी सेम उसी लोकस पे होगा, उसी स्थान पे होगा।
और हम बात करें और कोई मान लीजिए कोई कलर का कोई जीन है, अगर यहाँ पर है तो सेम इसका जो साथी है उसका भी सेम उसी स्थान पे होगा, तो इसे कहते हैं लोकस। लोकस यानी जीन, यानी पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस, ठीक है। गुणसूत्रों पर जो है जीन की जो स्थिति होती है उसे लोकस कहा जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं लोकस, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है होमोजाइगस। होमोजाइगस यानी आपका हिंदी में से बोलेंगे समयुग्मज। होमोजाइगस क्या है, तो यदि एक जीन की दोनों प्रतियां एक समान हो, ठीक है, यदि एक जीन की दोनों प्रतियां क्या हो, एक समान हो, अर्थात जब एक जीन की दोनों एलील एक समान हो तो ऐसे जीव को समयुग्मज कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं, और इस अवस्था को होमोजाइगोसिटी कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको क्या कहा जा रहा है। तो एक जीन के हमने बताया एक जीन के दो रूप होते हैं, तो एक जीन के दो रूप पाए जाते हैं, और जैसे मान के लिए हमने आपको बताया था कैपिटल आर के दो रूप, आपका कैपिटल आर के पावर टी कैपिटल टी एंड कैपिटल आर पावर स्मॉल टी, ठीक है, इस तरीके से जीन हैं, ठीक है, ये इनके एलील हैं, ये जीन है आपका और ये इनके दोनों एलील हैं। अब मान के चलिए दोनों एलील अब सेम टाइप के होते हैं, ठीक है, ये आपका कैपिटल आर के पावर कैपिटल टी, ये आपका दोनों सेम है एलील, ठीक है, और कैपिटल आर के पावर स्मॉल टी, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं, इसे बोला जाता है, मतलब ऐसे इंडिविजुअल को हम होमोजाइगस कहते हैं। मतलब वो इंडिविजुअल, वो जीव जिसमें उसके जो एलील हैं दोनों सेम टाइप के हों, ठीक है, दोनों एक ही जैसे हों, तब उसे हम बोलेंगे होमोजाइगस, और इस कंडीशन को होमोजाइगोसिटी कहते हैं, ठीक है। जब सेम टाइप आपको एलील्स पाए जाएं, ठीक है, उन्हीं की कॉपी हो, ठीक है, दोनों कॉपियाँ एक जैसी हों, तब उसे बोलेंगे हम होमोजाइगस, और ऐसी कंडीशंस को, ऐसी सिचुएशन को होमोजाइगोसिटी बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। हेटेरोजाइगस क्या है, जब दोनों अलग अलग हों, ठीक है, जैसे आपका कैपिटल टी के साथ एक स्मॉल टी हो, ठीक है, दोनों एलील जो है, देखिए एक इंडिविजुअल में हमने बताया कि जीन जो होता है, जीन में वन पेयर ऑफ एलील होते हैं, एक जोड़ी जो है वन पेयर कह सकते हैं, हाँ एक पेयर ही हो जाएगा, वन पेयर ऑफ एलील पाए जाते हैं। तो अगर एक पेयर में दोनों एलील समान हैं, ठीक है, तो उसे होमोजाइगस कहेंगे। दोनों अलग अलग हैं तो उसे बोलेंगे हेटेरोजाइगस बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है। और जब हेटेरोजाइगस होगा वो इंडिविजुअल, तो ऐसी कंडीशंस को हेटेरोजाइगोसिटी कहते हैं। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, यानी प्रभावी लक्षण क्या है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर जब हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, जब दो इंडिविजुअल को क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने पर F1 जनरेशन में, यानी पहली पीढ़ी में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, जो दिखाई देता है, उस कैरेक्टर को ही डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। जैसे हमने कैपिटल टी को क्रॉस किया स्मॉल टी के साथ में, ठीक है, कैपिटल टी क्रॉसेस स्मॉल टी, और क्रॉस करने पर हमको जो हाइब्रिड मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हाइब्रिड है, ठीक है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो हाइब्रिड मिला है, ये हाइब्रिड इसमें देखिए, इसमें कैपिटल भी है और स्मॉल भी है। तो जो एक्सप्रेस होगा उसे डोमिनेंट बोलेंगे, जो एक्सप्रेस नहीं होगा उसे हम बोलेंगे रिसेसिव बोलेंगे। तो नॉर्मली ये है मेंडल्स के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आपका इसमें कैपिटल टी वाला ये एक्सप्रेस होता है, तो कैपिटल टी को हम डोमिनेंट बोलेंगे, ये जो कि टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम, जो टॉल वाला कैरेक्टर है वो कहलाएगा आपका डोमिनेंट कैरेक्टर। अगला देखते हैं रिसेसिव कैरेक्टर क्या है। तो रिसेसिव कैरेक्टर अभी जो दिखेगा, मतलब जो F1 यानी पहली पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में जिसका एक्सप्रेशन होगा, जो दिखाई देगा उसे डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे। और जो नहीं दिखाई देगा, जो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसे हम बोलेंगे रिसेसिव कैरेक्टर, वो कहलाएगा आपका अप्रभावी लक्षण। फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, हमने बताया था कि कैपिटल टी को अगर हम क्रॉस करते हैं स्मॉल टी के साथ में, ठीक है, तो मेंडल्स के रूल्स के अनुसार, जो मेंडल्स का पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी ये आपको कंडीशन दिखाई देगी, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी वाली कंडीशन आपको दिखाई देगी। तो इसमें ये जो कैपिटल टी है ये टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये स्मॉल टी है ये डॉर्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ऐसा इतना तो आप जानते ही हैं। और उसके बाद हम क्रॉसिंग करेंगे तो ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में अगर ये कैपिटल टी अपने को एक्सप्रेस करता है तो इसे हम बोलेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पर जो टॉल वाला होगा ये डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा। अगर स्मॉल टी जो है, स्मॉल टी अपने आप को नहीं एक्सप्रेस करा है, इसे हम रिसेसिव बोलेंगे। और मेजरली मेंडल ने जो है जो भी सिंबॉलिक फॉर्म दिया था, ठीक है, जो भी उन्होंने सिंबल दिए थे, तो उन्होंने जो कैपिटल को जो लिखा था, तो कैपिटल में से उन्होंने डोमिनेंट बताया था कि जो कैपिटल हम जो लिख रहे हैं लेटर, कैपिटल का मतलब डोमिनेंट। तो मेंडल के इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसमें कैपिटल टी जो है आपका ये डोमिनेंट हो जाएगा, और जो स्मॉल टी है ये रिसेसिव हो जाएगा। क्योंकि स्मॉल टी अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो ऐसे कैरेक्टर जो पहली पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर या प्रभावी लक्षण। तो ये थे इम्पॉर्टेंट जो है 9 जो है वोकैब्स यानी शब्दावलियाँ जो जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज की जाती हैं। इसका हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, और कुछ जो इम्पॉर्टेंट जो वोकैब्स अभी रह गई हैं, जिनको हम कवर नहीं कर पाए इस वीडियो लेक्चर में, उनको कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।